फवाद चौधरी साहब, आजकल आपकी ट्वीट्स बड़ी खबरें बना रही हैं। आपने कहा कि इमरान खान की कॉल का इंतजार करें, इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे की कॉल आने वाली है। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊं, किस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, किसकी कॉल आने वाली है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये खत्म हो जाएगी? अच्छा, इससे पहले जो भी आपने पूरा एक जो है अपना एनालिसिस दिया है उस पर बात करना जरूरी है जी। पहली बात तो यह है कि इस वक्त जो तहरीक चल रही है वो गलियां नालियां बनाने के ऊपर नहीं है, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए है। और इसीलिए कल आपने देखा कराची में लाखों लोग जो हैं वो पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए और उसका हाथ बटाने के लिए इमरान खान के साथ मिलते। अब यहाँ पर जो कराची के बात अगर करें या सिंध की बात आप करें, पाकिस्तान का जो 60% बजट है वो सूबाई हुकूमतों के पास जाता है और इसीलिए सिंध गवर्नमेंट जो है उसको 2100 अरब रुपया पिछले 3 सालों में दिया गया है यही तरक्याती काम कराने के लिए। उसके साथ चूंकि सिंध हुकूमत अपने काम नहीं कर पा रही थी, स्पेशली कराची को वो हिस्सा नहीं दे रहे थे, तो कराची के लिए 11 अरब रुपए का एक अलग मंसूबे दिए गए। उसमें हमने जो ग्रीन लाइन बस है प्रोजेक्ट है ये पूरा मुकम्मल शुरू कर लिया। K4 जो पानी का प्रोजेक्ट है वो तकरीबन उसकी जो प्लानिंग और हर चीज मुकम्मल होके वो अब लॉन्च हो गया है और इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट भी अब जो है वो वफाकी हुकूमत मुकम्मल कर रही है। उसके अलावा 3 सालों में जो हमारे MNAs हैं उनमें हर MNA को 35 करोड़ रुपया जो है वो इस साल और 15 करोड़ रुपया पिछले साल, यानी 50 करोड़ रुपया मिला अपने इलाके में गलियां नालियां और ये इनके काम करने के लिए। और ये जो इस वक्त सारी मेन सड़कें हैं जो हमारे तो फवाद चौधरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर नए इलेक्शंस का ऐलान होता भी है तो अवाम इस बयानिए को लेकर फैसला करेंगे कि उनको किसके साथ चलना है? आया जो आज हुकूमत बनाए बैठे हैं उनको वोट देना है या जो बयानिया आप लोग लेकर चल रहे हैं उसको वोट देना है? अवाम ये नहीं देखेंगे कि पिछले 3.5 पौने 4 सालों में आपकी हुकूमत ने क्या किया? वो भी मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि दोनों में ही जो है अवाम ने फैसला करना है। हमने एक बिल्कुल एक ऐसी मईशत ली जिसके पास कोई फॉरेन रिजर्व नहीं थे। अब जब हम छोड़ के गए तो तकरीबन ये जो है वो तकरीबन 2.5 बिलियन जब इस हफ्ते चाइना से आ जाएगा तो हम तकरीबन $16 बिलियन के फॉरेन रिजर्व छोड़ के गए हैं। 5.6% 5.4% के ऊपर GDP ग्रोथ छोड़ के गए हैं। कल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की रिपोर्ट आई है 8.6% जो पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा नंबर है, उसके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो हुई है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त अपनी पीक के ऊपर खड़ी थी जब हम छोड़ के गए थे। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। एग्रीकल्चर में जो 3 बड़ी फसलें हैं, सब कुछ इतना अच्छा हर डिपार्टमेंट में छोड़ के गए हैं, मतलब कि पौधा लगाया आपने तो फल तो फिर ये लोग खाएंगे और अगले इलेक्शन में फायदा भी फिर ये लोग लेंगे। फवाद साहब, नहीं, सारे लोग एंकर नहीं होते, अक्लमंद भी लोग होते हैं, वो अपना एनालिसिस भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कब से कहाँ शुरू होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि लोग जो है वो अपना एनालिसिस करेंगे और उसके मुताबिक फैसला करेंगे। नहीं, आप मेरी शायद बात को समझे ही नहीं, इसमें एंकर वाली बात कहाँ से आ गई? मैंने कहा कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है हर डिपार्टमेंट में तो काम आप लोग शुरू करके गए हैं तो क्रेडिट क्या फिर ये हुकूमत लेगी? मैंने ये बात की है। नहीं, क्रेडिट भी लोग देख लेंगे किसको देना है। और उसके बाद जो असल लड़ाई अब है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की लड़ाई है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की लड़ाई है, पाकिस्तान के इक़्तिदार आला की लड़ाई है। और कोई भी पाकिस्तानी जो है और सवाए उन चंद के जो कहते हैं कि वी आर बैगर्स, और आपको पता है ये कौन कहता है वी आर बैगर्स, चाहे उन चंद भिखारियों को छोड़ के पूरा पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद खुद मुख्तार और अपनी आज़ादी की हिफाजत करने वाला गैरतमंद पाकिस्तान है और वो इसलिए इमरान खान के साथ है। अच्छा, कॉल कहाँ से आनी है? अब सही सवाल की तरफ आते हैं, कॉल कहाँ से आनी है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे की? ये इस वक्त जो तमाम नैरेटिव है, तमाम जो बयानिया है वो इमरान खान के पास है और हमने फैसला करना है कि हमने कब पाकिस्तान के अंदर एक हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और हमारी ख्वाहिश तो ये है कि यही हुकूमत बगैर नुकसान के इलेक्शंस की तरफ जाए। लेकिन जिस तरीके से अभी मामला चल रहे हैं और अगर इन्होंने इलेक्शंस में डिले किया तो जाहिर है कि फिर हमें इसमें राष्ट्र कोई कदम उठाना पड़ेगा और इंशाल्लाह ताला वो क्या हो सकता है, वो वर्ड्स कदम क्या हो सकता है फवाद चौधरी साहब? उसके लिए आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा तो इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो प्रेशर एक बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है नए इलेक्शंस को लेकर, ये मौजूदा हुकूमत पर प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है या
कुछ इदारों की तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं। कल की तकरीर में हमने देखा अदलिया पर इमरान खान साहब ने काफ़ी तनकीद की। इलेक्शन कमीशन का काम है ज़ाहिर इलेक्शन करवाना, आपको पता है वो कह चुके हैं कि अगर सही इंतखाबात करवाने हैं तो 6 से 7 महीनों का वक्त चाहिए। तो ये प्रेशर बिल्ट अप कर किस पे रहे हैं? मौजूदा हुकूमत तो इलेक्शन करवाने के लिए फिलहाल तैयार नजर नहीं आती। फवाद साहब नहीं, ये तो इख्तियार तो सिर्फ जो है वो एक कमी हुकूमत को है। अब देखिए पूरी पार्लियामेंट खाली पड़ी है। अगर जो लोग वो बेवकूफ होगा जो कहेगा कि अभी इलेक्शन की तरफ हमने नहीं जाना, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में 3 महीने हो गए हैं प्रैक्टिकली हुकूमत बंद है। आपके यहाँ ना कोई जो है वो इकोनॉमी के फैसले हो पा रहे हैं। अभी आप देखें कि इनसे जब से ही आए हैं इन्होंने 4 दिनों में कितने यूटर्न लिए। इन्होंने पहले दिन कहा कि हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे, अगले दिन इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कहा जी हम नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद इन्होंने छुट्टी की, अब वो भी छुट्टी भी वापस जो है वो बहाल करने का सोच रहे हैं। उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब से 7 दिन तो हो गए, काबीना नहीं बन पा रहे। अब आप देखें कि मुस्तफा इम्पैक्ट केस है, वो कहता है वफाकी हुकूमत का मतलब है वफाकी काबीना। अब काबीना ही नहीं है, हुकूमत के बगैर मुल्क चल रहा है। 7वां दिन तो ये हो गया। तो इतनी प्रेशर में तो ये खुद है, इनसे क्या मुल्क चलना है। ये तो इस वक्त तेल की कीमतें बढ़ाना चाहते थे, वो नहीं बढ़ा पाए। कोई भी काम अभी आप उठा के इनका एनालिसिस करोगी तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज्यादा दबाव में है। ये कोई काम तो यहाँ पे ना इनकी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त इनकी कहने सुनने में है, क्योंकि सबको पता है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मुल्क सियासी तौर के ऊपर बहुत ज्यादा टर्मोइल में है, एक बहुत ज्यादा क्राइसिस में है, और ये क्राइसिस जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए और उसका वाहिद हल है। सही। फवाद चौधरी साहब, कल साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि 20 अरकान का ज़मीर जागा, हमारे इत्तेहादी भी हमारा साथ छोड़ गए, लेकिन आपने देखा जो अदम एतमाद की वोटिंग हुई उसमें किसी मुनहरिफ अरकान ने रुकन ने वोट नहीं डाला। इत्तेहादियों से जब बात करें, MQM से बात करें, वो उनका कहना है कि आप लोगों ने इस साजिश के हवाले से उनको बताया ही नहीं, एतमाद में नहीं लिया। 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश होती है, 9 को इमरान खान साहब कराची आते हैं, उनसे मुलाकात होती है। अगर वो उस वक्त हमसे इस साजिश का जिक्र करते, हम अपना फैसला तब्दील कर सकते थे। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि इस पर हम वाज़ेह बता चुके हैं कि जब ये 8 को खत आया या तो PM को 2011 की करीब मिला, और उसके बाद हमारे यहाँ OIC हो रही थी और सारे मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा जो हैं वो आ रहे थे पाकिस्तान। हम नहीं चाहते थे कि उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस को जो है वो किसी तरीके से कोई गजन पहुंचे या उसमें कोई रुकावट आए। लिहाजा 23-24 तक तो उसके लिए हमने उसको जो है वो खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर था। और उसके बाद जब हमने पार्लिमानी मीटिंग बुलाई, और एक्चुअली खालिद मक्सी जो है उन्होंने कहा जी आप बुलाएं और हमें दिखाएं। खालिद मक्सी को बुलाया, खालिद मकबूल सरीकी को बुलाया, वो तशरीफ ही नहीं लाए। असल में ये तो हमें बहाने हैं ना, MKM का या उनकी जो मतलब है, जो उनके इशूज हैं वो सबको पता है। असल अब जो सारी लड़ाइयाँ इधर हो रही हैं वजारतों की या उसकी, वो एक अलग कहानी है, वो किसी और दिन से बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया।